Hello guys, now we will discuss very important topic of electric machines which is थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स। इंडक्शन मोटर इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फैराडे के कानून के मुताबिक चलती है। फैराडे का कानून क्या था? उसके लिए हम थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को रिवाइज में आपको करवा दूँ। ट्रांसफार्मर क्या था कि उसमें एक प्राइमरी कॉयल थी और सेकेंडरी कॉयल थी और वो दोनों के आपस में कनेक्ट थी? नो, सेपरेट थी। लेकिन कनेक्ट कैसे थी? मैग्नेटिकली कनेक्ट थी। प्राइमरी कॉयल में आप क्या करते थे? चेंज करते थे, आप चेंजिंग फ्लक्स देते थे, क्योंकि चेंज होना जरूरी है। फैराडे लॉ के कानून के मुताबिक वोल्टेज अगर जनरेट करने हैं तो तीन चीजें होनी चाहिए, कॉयल होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तीसरा चेंज होना चाहिए। ये तीन चीजें होंगी तो आपके वोल्टेज इंड्यूस होंगे, और अगर आप उसको पाथ दे देंगे तो वो करंट में बदल जाएगा। तो ये नहीं कहना कि करंट पैदा हो गया भाई, पैदा वोल्टेज होते हैं, इंड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप पाथ क्लोज कर दोगे तो वो करंट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज है। अब जो इंडक्शन मोटर है वो एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है। इसका यूं समझ लें कि प्राइमरी वाइंडिंग इसको आप समझ लें कि जो आपका स्टेटर है उसको आपने थ्री फेज सप्लाई देनी है, पॉली फेज बेसिकली देनी है, पॉली फेज। थ्री फेज अब चूंकि चल रहा है सिस्टम तो हम थ्री फेज सप्लाई देंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? पॉली फेज, यानी सिंगल फेज नहीं हो, पॉली फेज हो, जिससे आपकी क्या होगी? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। सिंगल फेज से पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, पल्सेट करती है वो। थ्री फेज या टू फेज, एटलीस्ट टू फेज यानी पॉली फेज से क्या होगा? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, सही है। तो वो जो स्टेटर होगा वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग होगा, और जो अंदर रोटर होगा वो बेसिकली आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। और रोटर को आप शॉर्ट कर दें तो क्या होगा? वो करंट में चेंज हो जाएगा, जो भी वोल्टेज उसमें इंड्यूस होगा। तो आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी है एक्सटर्नल जो रिवॉल्व कर रही है। अब अंदर एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें पूरी हो रही है फैराडे लॉ की, कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और कॉइल भी है, ठीक है, और क्या है? चेंज भी है। तो क्या होगा? उसमें इंडक्शन होगी, रोटर के अंदर इंडक्शन होगी, जिसके नतीजे में वोल्टेज इंड्यूस होंगे। चूंकि वो शॉर्ट होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो साइड से उसको शॉर्ट किया होता है, पाथ क्लोज होता है, तो वो करंट में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, सही है। तो उस फोर्स के नतीजे में क्या होगा कि मोटर पे फोर्स अमल करेगी और मोटर का जो रोटर है वो घूमना शुरू हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिर इसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इस जो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक फार्मूला है, जिसको मैं बड़ा, जिसको कहते हैं कि अंडरटेकर फार्मूला, उसको मैं कहता हूँ, हर एक को पता है उसका। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी, 120 एफ ओवर पी दैट इज इक्वल टू एन एस, सिंक्रोनियस स्पीड। वो जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है ये उसकी स्पीड है। दिस इज नॉट द रोटर स्पीड, दिस इज एन एस। रोटर की स्पीड होगी एन आर, और एन आर विल बी लेस देन एन एस इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। क्योंकि अगर ये इसके बराबर होगी तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगी, चेंज का फिनोमेनन खत्म हो जाएगा और आपकी मोटर चलेगी नहीं। एन आर विल बी लेस देन एन एस। आमतौर पे 5% कम होती है, 4% भी, इसको कहते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं? स्लिप। 4%, 5%। जैसे अब मसलन आपके पास, हमारे पास है 50 हर्ट्ज थे बारडा वाले हैं और टू पोल मशीन है, तो उसका निकालें कितना एन एस कितना होगा? 120 इंटू 50 ओवर 2 करें हैं जरा, कितना निकलता है? 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। लेकिन हमारे पास इस तरह की मोटर थी, उसके आरपीएम होते थे 2970। अब स्लिप बताएं कितनी होगी? स्लिप होगी इसकी 3000 माइनस 2970 डिवाइडेड बाय 3000, करें जरा कितना आता है? कितने परसेंट आता है? मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आता है बताएं जरा? 3000 माइनस 2970 बटा 3000, फटाफट जरा। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया, 1% आ रही है, ठीक है। 2970 या 2930 या 2940 इससे कम होगी, लेकिन 3000 से आप प्रैक्टिकली देखेंगे इंडक्शन मोटर्स के अंदर। जबकि इसके मुकाबले में एक होती है सिंक्रोनियस मोटर, उसमें बराबर होती है, उसमें एन आर इज इक्वल टू एन एस। उसमें चीज ही और है। उसमें क्या होता है कि स्टेटर को, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद करवाऊंगा, लेकिन आइडिया आपको देता हूँ। उसमें दो सप्लाई देते हैं हम। एक सप्लाई होती है स्टेटर की, जिससे ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। एक रोटर को सप्लाई देते हैं अलग से, जिससे F1 F2, यानी उसमें एक F1 F2 मींस उसमें नॉर्थ और साउथ पोल पैदा होते हैं। वो नॉर्थ और साउथ पोल, ऊपर वाले जो नॉर्थ और साउथ पोल, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको कैच करने की कोशिश करते हैं, उसके नतीजे में वो घूमती है। समझ रहे बात को? और वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको धक्का देना पड़ता है, स्टार्टिंग मैकेनिज्म। ये सेल्फ स्टार्ट होती है इंडक्शन मोटर। ये आपने ज़हन में रखना है। ये मैंने आपको सारे टॉपिक की
एक ब्रीफ समरी बता दी है। और ये इंटरव्यू का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है 3 इडियट्स के अंदर भी वो ये क्वेश्चन आया था, आपने देखी होगी मूवी के अंदर ये चीज़ आ रही है, इट मीन्स कि ये दिस इज समथिंग। ओके अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी फॉर्मली आगे, इसको प्रोसीड करते हैं। एसी मोटर्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन मैनी एप्लीकेशंस टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली ये एसी मोटर है, ठीक है। एसी इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन याद का मतलब ही ये ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलेगी। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, 95% जो मोटर्स इंडस्ट्री में लगी है, जिसमें मैंने भी बहुत काम किया, सिंगल फेज, 3 फेज। सिंगल फेज इसके बाद हम करेंगे, हम 3 फेज से थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं। तो ये आपकी ये देख रहे हैं पंप के अंदर लगी है, कन्वेयर बेल्ट के अंदर लगी है, बॉटलिंग प्लांट के अंदर लगी है। फिर इस मोटर में इसके स्टार्टर होते हैं, उसको कहते हैं मोटर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार्टिंग मेथड्स। वो आईपीसी जो है उस कोर्स है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, उसमें ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, वो ऑनलाइन मौजूद है लेक्चर, आप उसमें देखें। उसकी प्रोग्रामिंग भी है, उसकी जो यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है या बाई डेल्टा स्टार्टर है, उसको रिले बेस्ड सिस्टम की बजाय अगर आप एक कंट्रोलर बेस्ड पीएलसी के थ्रू करना है, वो कैसे करना है उसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, तो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा वेट कर लें, एपीसी का जब कोर्स आएगा तो आप इसको स्टार्टर्स को बड़े डिटेल में मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो एसी मोटर्स अच्छा जी हर जगह यूज़ हो रही होती है मैक्सिमम। और इसमें जो एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है एसी मोटर्स का, कि पावर इन किलोवाट, कितने किलोवाट की, अगर आपको हॉर्स पावर की मोटर है, फर्ज कर लें आपको 10 हॉर्स पावर की मोटर है, तो वो कितने किलोवाट की है, 7.46 किलोवाट की मोटर है, ठीक है। 7.46 किलोवाट की मोटर है। तो इस तरह से एग्जांपल दी है, 25 हॉर्स पावर की मोटर बेसिकली 18.65 किलोवाट की है। तो अच्छा ये 3 फेज मोटर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, पावर का P इक्वल टू √3 VLIL cos phi, सही है। तो यहाँ से आप अपना VL कितना पुट करोगे, 415 वोल्ट, और IL निकाल लो, उसका पावर फैक्टर आप रखें 0.85 पावर फैक्टर रखें, ज़रा कैलकुलेट करें इसी मोटर का करंट कितना होगा। 18.65 किलोवाट की मोटर, इसका करंट निकालें। P इज इक्वल टू √3 VLIL cos phi, वहाँ से हमने इसका करंट निकाल लिया। करंट कितना हमारा आ रहा है, तकरीबन 30.52 एम्पेयर, सही है। अच्छा जी ये इसकी जनाब बॉडी आप देख लें, इनक्लोजर है, स्टेटर होता है, उसके अंदर रोटर होता है, फिर इसके अंदर बेरिंग्स होते हैं। रोटर को ऐसे तो नहीं स्टेटर पे रख सकते ना, वो तो फ्रिक्शन आएगी उसमें, तो बेरिंग लगाते हैं, बेरिंग में रोटर लगा लेते हैं। उसका अपर जो रिंग होती है वो स्टैटिक होती है, उसके साथ बीच में मुख्तलिफ टाइप के बेरिंग्स होते हैं, आपके बॉल बेरिंग होते हैं, रोलर बेरिंग होते हैं, सही है। तो वो बीच में घूमते हैं। रोलर बेरिंग वहाँ यूज़ होता है जहाँ हैवी लोड हो, वहाँ रोलर बेरिंग लगाना है, अदरवाइज बॉल बेरिंग्स यूज़ होते हैं। फिर इसमें 2 तरह के बेरिंग्स आते हैं, सील्ड बेरिंग और फ्लडेड या अनसील्ड बेरिंग, जिसमें आप लुब्रिकेशन करते हैं। अगर आप उसमें लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो ये मोटर आपकी डैमेज हो जाएंगी, और हमसे हुई थी मेंटेनेंस में 36 मोटर्स का मसला बन गया था, उसमें हमने ग्रीस नहीं की थी टाइमली। तो अगर तो सील्ड बेरिंग होते हैं ना, उसमें सील्ड बेरिंग, तो फिर इशू नहीं है, वो लगे रहते हैं, वो चलते हैं। उसमें बेरिंग के नंबर के साथ डबल जेड होता है, डबल जेड आता है, उसका मतलब होता है सील्ड बेरिंग। अच्छा, और इसी तरीके से आगे आपका जो है वो ये रोटर है, स्टेटर है, इनक्लोजर है, इसमें बेरिंग हो गई, ये शाफ्ट है, शाफ्ट आके आगे। अच्छा यहाँ पे फैन होता है, कूलिंग फैन, जो एयर को अंदर क्या करता है, इसमें से इसके अंदर इंसर्ट करता है एयर को, ठीक है। और ये इसकी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, U1 U2 U1 U2 V1 V2 और W1 W2। अगर आपने इनको स्टार में कनेक्ट करना है तो इस तरह इनको शॉर्ट कर देते हैं, एक पतरी होती है वो लगा के यहाँ पे अपनी L1 L2 L3, और अगर आपने डेल्टा करना है तो यूँ करते हैं इसको ऐसे। ये किया होगा आपने लैब में सारा, सही है। तो अच्छा मोटर आपकी इंडस्ट्री में ये भी होता था कि जी मोटर फैन पे लगी हुई है, मेंटेनेंस वालों को कहा जी ये आवाज़ आ रही, मोटर के बेरिंग ख़राब हो गए, हमने बंद किया फ़ैन, मोटर उतारी, वर्कशॉप ले गए, ठीक किया, आगे लगाई, पंखा उल्टा घूम रहा है, वो जो पंखा उल्टा घूमना शुरू हो गया। आप क्या करोगे, फेस चेंज करो, कोई सा फेस चेंज कर दो आप, RYB है तो 2 फेस चेंज करोगे बस, Y को B से कर दो चेंज, इस तरह समझ रहे, एक मरतबा 2 फेस चेंज कर दो, वो मोटर की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये जनाब इसका स्टेटर है, ये आपने देखा होगा वर्कशॉप्स के ऊपर भी ये स्लॉट्स होती हैं, इसमें वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। और इसको वार्निश भी करते थे हम, अगर जल जाती थी मोटर, इसमें प्रॉपर वाइंडिंग करके, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वार्निश किया जाता है, ठीक है। और ताकि इसकी जो मेगर एक होता है मेगा होम, इसमें होता है मेगा होम रेजिस्टेंस टेस्ट, कि वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही कहीं, ठीक है, या वाइंडिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही। उसमें हम तीनों वाइंडिंग्स का ना
आपस में भी मैगर करते थे, इसका इसके साथ लगा के मीटर चेक करते थे। इसको 415 वोल्ट की होती थी ना मोटर, हम इसका 500 वोल्ट पे रख के डीसी 500 वोल्ट पे रख के फिर बटन दबाते थे। तो यहाँ पे चेक करते थे, इसका भी चेक करते थे, और इसका इसकी, ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। और इनकी मेगाहोम में OL यानी आउट ऑफ रेंज या बहुत हाई मेगाहोम्स आनी चाहिए इसकी। फिर ग्राउंड के साथ भी इसको चेक करते थे, इसका बॉडी के साथ ग्राउंड, इसका भी बॉडी के साथ, इसका भी बॉडी के साथ, सही है। यानी ग्राउंड के साथ चेक, RG YG BG, और आपस में RY YB और RB, ये सारे रेजिस्टेंस हम लेते थे कि इनमें से कोई शॉर्ट ना हो, सही है। अंदर से जनाब इस तरह से 3 फेज वाइंडिंग्स हैं, A1 A2, ठीक है, B1 B2 C1 और C2, ठीक है। ये आपकी 3 वाइंडिंग्स हैं, 120 डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल डिग्री, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट अपार्ट। और ये देखें 120 डिग्री A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इस फासले पे। अच्छा, अब ये एक बेसिकली डायग्राम है जिसमें वो बता रहा है कि ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपकी पैदा हो जाती है। देखिए 3 फेज आपने दिया हुआ ना, तो 3 फेज सप्लाई इस तरह की होगी, इस तरह की होगी ना। इसमें करंट IA होगा, फिर IB होगा जो कि 120 डिग्री उससे आगे है, मतलब अपार्ट है, ठीक है। उसके बाद IC होगा जो इससे 120 या पहले से 240, ठीक है, डिग्री उसमें क्या डिले है। तो अब पहले हम इस इंस्टेंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 की। इस पॉइंट पे देखिए कौन सा फेज पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कैसे होगा। A पॉजिटिव है, ये देखें A पॉजिटिव को हम लिखते हैं क्रॉस इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। उसके बाद B नेगेटिव है, B वाले पे क्या होगा डॉट, B डैश पे क्या होगा क्रॉस, सही है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था ना A, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे उल्टा, ये नेगेटिव तो यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस। इस तरह C पे, C भी नेगेटिव है तो C पे डॉट, C डैश पे क्रॉस, सही है, लगा लिया। अब जरा इसको देखें कि क्या बना, ये तीनों क्रॉस इकट्ठे हो गए, ये तीनों डॉट इकट्ठे हो गए, सही है। तो अब ये यूं बन गया, ये ओवरऑल यूं बन गया, यूं। तो आप देखें आपकी जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन आपकी बन रही है, सही है। अब अगले इंस्टेंट पे आ जाए, इंस्टेंट नंबर 2, इसके ऊपर आ जाए। इस पे क्या हो रहा है जी, कौन सा फेज पॉजिटिव है, A फेज पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, लेकिन C नेगेटिव है। A पॉजिटिव है क्रॉस डॉट, ये भी पॉजिटिव है क्रॉस डॉट। यहाँ पे असल में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, स्लाइड्स में बड़ा क्लियर है, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर की वजह से थोड़ा सा ये फट रहे हैं पिक्सल। अच्छा, और यहाँ पे C आपका जो है वो नेगेटिव है, यानी यहाँ पे C किधर गया, ये C, यहाँ डॉट होगा, इधर क्रॉस होगा। अब देखें ये तीनों क्रॉस वाले हो गए, ये तीनों डॉट वाले हो गए। तो अब यूं बन रही, यानी आपका ये यूं रोटेट कर गई, इस लम्हे पे ये यूं थी, इस लम्हे पे ये यूं हो गई। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इधर पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। B पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, A भी नेगेटिव है। A नेगेटिव का मतलब इधर डॉट, इधर क्रॉस, और B क्या है, B पॉजिटिव है। B पॉजिटिव का मतलब है इधर क्रॉस, इधर डॉट, और C नेगेटिव है, इसका मतलब है इधर डॉट, इधर क्रॉस। अब ये तीनों क्रॉस यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तीनों डॉट यहाँ इकट्ठे, तो यूं बन गया, नहीं यूं बन गया, यूं ऐसे। यानी क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब है आउट ऑफ द, पुरानी नॉलेज जो आपका FSC भी आपने किया हुआ है, यूं। अच्छा जी, फिर इधर आ जाओ, इस तरह 4 नंबर पे चेक कर लो तो वो यूं बन जाएगा, और 5 नंबर पे चेक कर लो तो वो यूं बन जाएगा, और 6 पे चेक कर लो तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि हुआ क्या है, रोटेशन होगी मुकम्मल, पूरे रोटेशन, फिर इधर गए, इधर 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 इधर। तो इस तरह से आपकी ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर पैदा हो रही होती है। ये बेसिकली क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे सर ये कैसे पैदा हो जाती है रिवॉल्विंग, तो ये ऐसे पैदा हो जाती है, सही है। तो इस तरह से जो हर लम्हे के ऊपर जो आपके फेज में देखना है आपने कि कौन सा फेज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली आपने डॉट कन्वेंशन यूज करनी है। वहां से उन सब को मिला के ओवरऑल देखने के अच्छा है कि बंदा पे, उसके बाद देखने के क्या बन रही है सिचुएशन, एरो कैसे बन रहा है। तो आप देखें कि आपका एरो जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस तरह से ये है बेसिकली, इस तरह अंदर आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसका फार्मूला क्या है 120F/P, वहां से पैदा होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वही फार्मूला आ गया 120F/P, ये सीमेंस का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, चूंकि यूएस के अंदर 60 हर्ट्ज है तो उसने 60 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है। 2 पोल पे 3600 है, हमारे पास 50 हर्ट्ज है, हमारे 2 पोल पे कितना होगा 3000 RPM। 4 पोल ज़्यादा होते हैं, ऑल्टरनेटर के जो 4 पोल हैं उस पर हमारे पास जो ऑल्टरनेटर था 4 पोल मशीन थी 1500 RPM होते थे। 4 पोल पे कितने 15, ये आपको ज़मानी आना चाहिए। 4 पोल पे 1500, 2 पोल पे 3000,
और आपकी 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल, इस तरह का टेबल आप अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जनाब आपका मेजर फॉर्मूला। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा मजीद वही डिटेल में कर लेते हैं, वही बातें जो मैंने अब आपको बता दी हैं वही चीज़ें आगे चलेंगी। तो इंडक्शन मोटर्स आर प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड मशीन यूज्ड इन डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिंपल डिजाइन, रगड, लो प्राइस, इजी मेंटेनेंस, रन एसेंशियली एट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम जीरो टू फुल लोड, स्पीड इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। क्यों भाई? 120 एफ ओवर पी। दो तरीके हैं स्पीड कंट्रोल के, एक एफ है, दूसरा पी है। एफ से ही हमने खेलना है। हमारे पास आईपीसी में एक एक्सपेरिमेंट भी नीचे ड्राइव पड़ी है, उसकी एफ को हम चेंज करते हैं 0 से लेके 50 तक लीनियर। 50 पे फुल आरपीएम होते हैं, 25 पे हाफ हो जाएंगे, यानी 1500 आरपीएम के कितने आ जाएंगे? 750। फिर उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करें आप, तो आपके मोटर के आरपीएम चेंज होंगे। सही है। दूसरा तरीका क्या है? पोल चेंज करें, लेकिन पोल हमेशा इवन नंबर में चेंज होगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो पोल चेंजर भी होता है, हमने पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा, देखा नहीं, कभी पढ़ा हुआ है कि पोल चेंजर भी, लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा इंडस्ट्री में 7 ईयर्स एक्सपीरियंस में। और देखा ना, इसमें सारी कंस्ट्रक्शन चेंज होगी आपकी मोटर की, एक्सपेंसिव होगी कंस्ट्रक्शन, फिर इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, इसमें वियर एंड टियर भी होगा ना। ठीक है, तो मोटर के पोल चेंज करना बार बार, तो उससे आसान क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी चेंज करो, बस फ्रीक्वेंसी चेंज करके अपना काम निकालो। सही है। तो नॉट ईजी टू हैव वेरिएबल स्पीड कंट्रोल, इसका पूरा लेक्चर है आईपीसी में कि वीएफडीज कैसे काम करती हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जो अपनी जी, तो वेरिएबल स्पीड कंट्रोल जो इंडस्ट्री में होता है वो क्या होता है, देखो जो वापडा की हमारे पास बिजली आ रही है 3 फेज जो आती है, सिंगल फेज, वो 50 हर्ट्ज की होती है ना। तो 50 हर्ट्ज आई, उसको हमने डीसी में कन्वर्ट कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन की, यानी एसी को डीसी बना लिया। फिर उस डीसी को अपनी मर्जी का एसी बनाना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे हाथ में हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 50 हर्ट्ज के दरमियान मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप क्या करोगे कि एसी को डीसी में बनाओगे। ये ऐसी है जैसे एक प्लास्टिक को आपने पहले पिघला के उसको डाई में रखा, फिर डाई अपनी मर्जी के बना के उसको अपनी मर्जी का शेप दे सकते हो। ये उस तरह ही है कि एसी को डीसी बना लो, फिर डीसी को अपनी मर्जी का एसी बना लो। ठीक है, इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन और इन्वर्जन। इन्वर्टर घरों में भी अब यूपीएस लगा है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, रेक्टिफिकेशन फॉर द बैटरी चार्जिंग और इन्वर्जन फॉर डीसी टू एसी कन्वर्जन। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कोर्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये कोर्स है जो कि वन ऑफ द मेन कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें मैं ही पढ़ाता हूँ इधर, और इसकी प्लेलिस्ट पूरी मेरी पड़ी है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहते हैं देख लें, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लें। इफ़ यू ऑप्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम यू विल गेट दिस कोर्स इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये था जनाब वेरिएबल स्पीड कंट्रोल, मोटर को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पे आपने कैसे चलाना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इट रिक्वायर्स अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, वो आ गया वेरिएबल फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव फॉर ऑप्टिमल स्पीड कंट्रोल। ये डीसी ड्राइव्स, एसी ड्राइव, दो तरह की ड्राइव्स होती हैं। आईपीसी का लेक्चर है, आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। डीसी ड्राइव्स और एसी ड्राइव। डीसी ड्राइव्स फॉर द डीसी मोटर, उनको ड्राइव करने के लिए, और एसी ड्राइव्स फॉर द एसी मोटर। ठीक है, और एसी ड्राइव्स नॉर्मली किस पे काम कर रही होती हैं? इस एफ के ऊपर, 120 एफ ओवर पी, इस एफ के साथ वो खेल रही होंगी। और नॉर्मली इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होता है 4 to 20 मिली एम्पेयर। तो 4 मिली एम्पेयर पे क्या होगा आपकी, फर्ज कर लें आरपीएम 0 है। अच्छा, आप सोचेंगे भाई 0 to 20 क्यों नहीं है? भाई 0 नहीं रखते, 4 रखते हैं, ताकि पता चल जाए कि आपका सर्किट हेल्दी है। 4 मिली का क्या मतलब है कि सर्किट में खून तो है ना, ब्लड तो है ना, चल रहा है ना, सर्किट तो जिंदा है। अगर 0 कर दोगे तो क्या, कैसे पता चलेगा सर्किट जिंदा है या सर्किट में मसला है, सर्किट ब्रेक तो नहीं हो गया या आपका कंपोनेंट फॉल्टी हो गया है। डायग्नोस्टिक्स में आपको आसानी होती है, उसको कहते हैं लाइव 0। 4 मिली को क्या कहते हैं? लाइव 0, जिंदा 0। ठीक है। अच्छा, तो 4 मिली एम्प्स पे 0 आरपीएम, 20 मिली एम्प्स पे कितने आरपीएम होंगे? 100% आरपीएम। और उसके इन बिटवीन 12 मिली एम्प पे हाफ हो जाएंगे, 8 मिली एम्प पे 25%, 16 मिली एम्प पे 75। ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, 4 to 20 मिली एम्प्स। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री में न्यूमेटिक सिस्टम्स भी होते हैं हवा वाले, उसमें तो 3 to 15 PSI, 3 से 15 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये जब आईपीसी का कोर्स करोगे उसमें मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, प्रेशर लेवल, टेम्परेचर, फ्लो, उसका जो इंडस्ट्री में किस तरह वो यूज़ होता है। एनीहाउ, अब चलते हैं आगे। टू बेसिक डिज़ाइन है, स्किरल गेज होता है, बाउंड रोटर। मैंने ज़्यादा स्किरल गेज ही देखी है, गुलरी जिस पे वो भाग रही होती है, आपने देखा होगा कार्टून वगैरह के अंदर भी। बाउंड रोटर भी होता है एक, ज़्यादा मैंने स्किरल गेज पे काम किया, यही होती है ज़्यादातर इंडस्ट्री में। अच्छा जी, इंडक्शन मोटर हैज़ 2 मेन पार्ट, स्टेशनरी स्टेटर, स्टील फ्रेम, स्पोर्ट्स अ हॉलो सिलेंड्रिकल कोर। कोर होता है स्टैक लैमिनेशंस हैविंग अ नंबर ऑफ इवनली स्पेस स्लॉट्स प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर द स्टेटर वाइंडिंग्स। ये देखें वही
मोटर का जो है पार्ट्स, ये सारी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं प्लांट पे जो हम मेंटेनेंस करते थे, और आपने देखनी है आप आ जाइएगा मेरे पास, जो प्लांट की पिक्चर्स वगैरह मोटर्स की जो हमने खोली होती थी सारी, उसकी मेंटेनेंस करके फिर उसको बंद करना, फिर उसको लैब में टेस्ट करते थे हम। 1/3 करंट लेना चाहिए, अगर 10 एम्पेयर की मोटर है तो लैब में 3.33 एम्पेयर लेना चाहिए उसको। सही है, उसको पहले हम चेक करते थे, उसके साउंड चेक करते थे, कोई साउंड तो नहीं आ रही, करंट सही ले रही है मोटर, गर्म तो नहीं हो रही उसकी जो बॉडी है स्टेटर, उसको टेम्परेचर गन से चेक करते थे। टेम्परेचर गन होती है वो, आपको मैं रखूँगा, आपको टेम्परेचर बताएगी, टेम्परेचर गन होती है, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, वाउंड रिवॉल्विंग रोटर है, ठीक है, कन्वेंशनल 3 फेज, ये वो वाउंड रोटर है, वाउंड रोटर जिसमें 3 फेज है, कन्वेंशनल 3 फेज इंसुलेटेड वाइड वाउंड रोटर सिमिलर टू द वाइंडिंग ऑन द स्टेटर, स्टेटर की तरह। और ये स्क्विरल गेज वाली है, ये जो हमारे पास थी, और ज़्यादातर यही होती है आपकी स्क्विरल गेज रोटर वाली। अच्छा, इसमें एल्यूमिनियम बार्स होती हैं और एंड से क्या होती हैं, वो रिंग से शॉर्ट होती हैं, रिंग से क्या होती है, शॉर्ट, शॉर्ट होंगी तो क्लोज पाथ बनेगा ना, तभी तो उस पर करंट पैदा होगा, और करंट से क्या होगा, फोर्स पैदा होगी, और फोर्स से क्या होगा, वो उसमें टॉर्क आएगा। ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि द इंडक्शन मोटर ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ एंड लॉरेंस फोर्स ऑन द कंडक्टर, कंसीडर अ सीरीज ऑफ कंडक्टर्स ऑफ लेंथ L whose ends are shorted by the two bars A and B, यानी उनके A और B से क्या किया, उसको शॉर्ट किया हुआ है। Permanent magnet is placed just above this conductor ladder structure. Magnet moves rapidly to the right at the speed of v such that magnetic flux cuts across the conductors. ये तेजी से मैग्नेट आगे मूव करते हैं, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होगी ना बेसिकली, ये उसको ही आपको आसान करके समझा रहा है उसी बात को। तो as a result, following series, the voltage is equal to BLV is induced in each conductor, flux cuts, the induced voltage produces the current I. Current flows down the conductor underneath the magnetic pole through the end bars and back through the conductors. Current carrying conductors that lie in a magnetic field experience a force F is equal to BIL. ये सारी बातें जो मैं बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, उससे क्या होगा, इंडक्शन होगी। इसको इस तरह समझ लें कि ये एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर स्टैटिक होता है ना, उसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। और यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि इंडक्शन होगी, इंडक्शन से करंट पैदा होगा, उस करंट से फोर्स पैदा होगी, फोर्स से क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा, और उस टॉर्क के नतीजे में क्या होगा, रोटर आपका घूमेगा। ये बेसिकली है, ठीक है। F इज इक्वल टू BIL, ठीक है। मैकेनिकल फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन टू ड्रैग द कंडक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट विद द फ्रीडम टू मूव कंडक्टर लैटिस एक्सेलरेट्स टू द राइट। As the ladder structure picks up the speed, the conductors will be cut less rapidly by the moving magnet. Magnitudes of the induced voltage E and the driven current I diminish. The mechanical force will also decrease. ये याद रखिएगा, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर की स्पीड है, ये इनकी स्पीड कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर ये बराबर होगी तो रिलेटिव मोशन ही खत्म हो जाएगी, और क्या होगा कि आपकी मोटर चलेगी नहीं, मोटर का फिनोमेना नहीं खत्म हो जाएगा इसका। अच्छा जी, इसको स्लिप बोलते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर लेटर इज क्लोज्ड upon itself to form a squirrel gauge. Moving magnet is replaced by a rotating magnetic field. Rotating field is produced by the three-phase AC current that flows in the stator winding. सही है, वही वाली बात है। अच्छा जी, सिंपल स्टेटर विद 6 salient poles. Salient poles की भी टाइप्स होती हैं, जिसमें से क्या है, salient pole, ये जो उभरा हुआ पोल है, salient pole with each coil A और A डैश, ये पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, A डैश, ठीक है, बी डैश और सी डैश, और इसमें 3 फेज के डिफरेंट इंस्टेंट्स के ऊपर एरो के डायरेक्शन से उसमें आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। 2 coils are connected to produce an MMF in the same direction, ठीक है। Creates 3 identical set of windings AN, BN, CN, mechanical spaced at 120 degree apart. The 3 windings are Y connected and the common neutral. The line currents are displaced in time by 120 degree. वो डायग्राम मुझे पहले मैंने आपको दिखाई थी। Assume a positive rotation, phase sequence क्या है, ABC sequence है। The magnetic motive force is in phase with the line currents. The MMFs are displaced by 120 degree. तो ये देखिए, ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, मैं उसको आपके सामने, ये देखें, ये ठीक है, इन तीनों करंट के अकॉर्डिंगली जो इसकी डायरेक्शन है वो आपके सामने, ये देखिए, सही है। तो ये 3 फेज आपने कहाँ दिए हुए हैं, स्टेटर को दिए हुए हैं। स्टेटर में चूंकि 3 वाइंडिंग लगी हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश, तो इस वेव फॉर्म के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये वो बता रहे कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी आपकी। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं हम वापस, ठीक है। अच्छा जी, तो
ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये जैसे ये एरोस से आपको हर एक इंस्टेंट पे बता रहा है कि कैसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, सही है। तो ये देखें फ्लक्स पैटर्न एट इंस्टेंट 1, इस पे बता रहा है कि इंस्टेंट 1 पे फ्लक्स पैटर्न क्या है, ठीक है। फिर इंस्टेंट 2 के ऊपर बता रहा है, इंस्टेंट 3 के ऊपर बता रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है वो जैसे पहले डायग्राम में आया आपके। तो एट इंस्टेंट 1 द करंट IA हैज़ अ वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, IB एंड IC बोथ हैव -5, ठीक है। MMF ऑफ द फेज A इज 10 × 10 टर्न्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स NI, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है NI, N कितना है, N नंबर ऑफ टर्न्स, I जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना है 10 है और टर्न्स कितने 10 है, तो ये 100 एम्पेयर टर्न्स, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से सिमिलरली MMF ऑफ B एंड C इज 50 एम्पेयर टर्न्स, डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स कैन बी डिफाइंड यूजिंग द राइट हैंड रूल, ठीक है। 6 पोल स्टेटर प्रोड्यूसेस 2 पोल फील्ड, कंबाइंड फील्ड पॉइंट्स अपवर्ड, ठीक है। तो ये उसी तरह ही जो है बेसिकली इसने उसी तरीके से बेसिकली इसने निकाला हुआ है जैसे हमने वो देखा उसके अंदर। At instant 2, 1/6 cycle later, current IC attains a peak value of -10, while IA and IB both have a value of +5 ampere. ठीक है, new field has the same shape but move clockwise by an angle of 60 degree. Flux makes 1/6 of a turn between the instants 1 and 2, successive instants 3, 4, 5, 6. यानी हर instant के accordingly आप जो है वो इसकी निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा easy मेरे ख्याल में ये डायग्राम है, ठीक है, जो सीमेंस के मैनुअल से मैंने निकाली थी। ये डायग्राम से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाती कि ये देखें ये डॉट और क्रॉस के साथ, ठीक है। डॉट हमने भी इस तरह किया, जो हमारे अख्तर साहब थे, हमारे टीचर थे, जो हम बाबा डीसी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने भी इसी तरह ही हमें समझाई थी इस डायग्राम के, सही है। तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पे बताई जा रही है। अच्छा जी, रोटेशनल स्पीड बेसिकली क्या है कि आपने देखा कि जब हम इस पर थ्री फेज जब अप्लाई करते हैं स्टेटर पे, तो उसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे पैदा होती है, हर इंस्टेंट पे वो रोटेट कर रही है। और इसका फार्मूला क्या है, 120F/P, ये आपने ध्यान में रखना है इसको, ठीक है जी। रोटेशनल स्पीड ऑफ द फील्ड डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 60 हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, ये यूएस में 60 हर्ट्ज है। फील्ड मेक्स वन टर्न इन 1/60 हर्ट्ज 60 सेकंड, दैट इज 3600 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये वही फार्मूला 120F/P के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इफ द फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज तो उसके अकॉर्डिंगली 300 RPM हो जाएगा, उसके प्रोपोर्शनली, यानी 5 हर्ट्ज है तो इतना होगा। तो अच्छा जी, स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फील्ड इज सिंक्रोनाइज्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, इट इज कॉल्ड द सिंक्रोनियस स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनियस स्पीड। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनियस स्पीड। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो ये पैदा हो रही है, इसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है। Positive crest of the currents in the positive ABC phase sequence follow each other in order A B C। ABC है ना, तो BCA बेसिकली ये ABC ही है, सही है। BCA कर लें, ABC है, ABC वो किसी भी तरीके से आप पकड़ लें वही चीज़ बनती है। चेंजिंग आइदर टू फेजेस सिग्नल वाइंडिंग विल कॉज अ मैग्नेटिक फील्ड टू रोटेट। ये वही वाली बात है कि अगर आपकी मोटर की आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप फेज चेंज कर दें। तो अगर आपकी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है रोटेटिंग, अगर आप फेज चेंज करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। दो ही हैं बस, इसी तरह, इसीलिए फेज दो ही तरह के, या ABC फेज सीक्वेंस होता है या ACB फेज सीक्वेंस होता है, तीन नहीं होते, दो ही होता है। चाहे आप जहाँ मर्जी से पकड़ लें, जिस मर्जी से शुरू कर लें, C से कर लें, B से कर लें, वो अल्टीमेटली बाद में ABC ही रहा होगा, सही है। तो आगे चलते हैं। तो फेज सीक्वेंस देखें ABC और दूसरा कौन सा है, ACB। अब देखें मैंने इसका मल्टीपल यहाँ बनाया ABC, इसको मजीद आप बना लें ABC, ये क्या बन जाएगा ACB। अब इसको जहाँ से मर्जी पकड़ लें, हम यहाँ से पकड़ लें BCA, CAB, BCA, ABC, यही बन रहा है, ABC बन रहा है, BCA बन रहा है या CAB बन रहा है, बेसिकली वो यही है। और यहाँ पे चले ACB, CBA या BAC, समझ रहे हैं आप, वो ये बन रहा है। ये दो ही फेज सीक्वेंस पॉसिबल है, ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी वो अपोजिट होगी। अगर एक क्लॉकवाइज है, दूसरी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, सही है। अच्छा जी, अर्ली machines are built up with the salient poles. The stator of the modern motors is smooth with slots cut into the stator to hold the windings. In practice, a single coil per pole is subdivided into 2-3 more coils, ठीक है, lodged in adjacent slots connected in series. Upper group of phase A
इज कम्पोज्ड ऑफ 5 कॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 सक्सेसिव स्लॉट्स। ये दिखा रहे हैं कि आजकल की जो मोटर्स हैं उसमें उनकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर रहे हैं। द 5 coils together produce an upper broad pole associated with the phase A, यानी इस तरह से हम करते हैं कि बहुत सारी यानी कॉइलों को मिला के एक बड़ा पोल बन जाए। करंट्स IA in the two groups produce two pole flux pattern। अच्छा जी, स्टैगर्ड कॉइल्स, ये जो स्टेटर की वाइंडिंग की डिफरेंट टाइप्स है ना, स्टैगर्ड कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉन्स्टिट्यूट अ फेज ग्रुप। स्प्रेडिंग द कॉइल इन दिस मैनर टेंड्स टू क्रिएट अ साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर पोल। दिस इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर एंड मेक्स इट लेस नॉइजी। यानी मोटर का जो शोर होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा इससे। अच्छा, coils of the phase B and C are identical to those of the coil A displaced at 120 degree with respect to each other. The resulting magnetic field due to all three phases consists of the two poles। अच्छा, ये है जी इसकी स्पीड है, नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं, ये NS इज इक्वल टू 120 F ओवर P। F इज द फ्रीक्वेंसी एंड P इज द नंबर ऑफ पोल्स। और स्लिप, मैंने आपको बताया कि स्लिप का फिनोमेनन क्या होता है कि इंडक्शन मोटर की जो रोटर की स्पीड होगी वो NS से कम होगी, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन को आपने बरकरार रखना है, सही है। तो द स्लिप एस ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनियस एंड द रोटर स्पीड। सिंक्रोनियस स्पीड क्या होगी NS, रोटर स्पीड क्या होगी NR, ठीक है। एंड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड पर यूनिट स्लिप क्या है जी, S इज इक्वल टू NS माइनस N ओवर NS। ये अभी फार्मूला हमने लिखा था कि S is the slip, NS is the synchronous speed, N is the rotor speed। The slip is practically zero at no load। अच्छा, जब लोड कनेक्ट नहीं है तो मोटर आपकी मैक्सिमम स्पीड पे घूमेगी, ऑब्वियस ही बात है, लोड ही कनेक्ट नहीं है। तो उस सूरत में वो कह रहा है कि भाई जीरो स्लिप होगी, मीन्स स्पीड सेम होगी, यानी NS के बराबर। जैसे लोड डलेगा मोटर के पास उसकी स्पीड गिर जाएगी, सही है। तो एंड इज इक्वल टू 1 व्हेन द रोटर इज लॉक्ड। इसको लॉक्ड रोटर भी कहते हैं। लॉक्ड रोटर हमारे पास एक बार इस तरह हुआ था कि कंप्रेसर की मोटर थी ना, उसको जैसे चलाते थे तो ब्रेकर ट्रिप कर जाता था हमारा। MCC का ब्रेकर, मोटर कंट्रोल सेंटर से ब्रेकर क्या करता था, पीछे से ट्रिप कर जाता था। वो मोटर जाम थी, यानी मोटर घूमने की कोशिश करेंगे ना, अगर आपने उसको जाम कर दिया मोटर को तो वो मैक्सिमम करंट खींचेगी, मैक्सिमम, क्योंकि N क्या हो जाएगा, जीरो, रोटर स्पीड जीरो है। अब स्लिप क्या हो जाएगी 100%, यानी 1। NS कितनी है, NS तो NS है, NS माइनस जीरो ओवर NS कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 100%। तो इस पे मोटर विल टेक ह्यूज करंट, और हमारा जो ब्रेकर होता था MCC का वो ट्रिप हो जाता था। फिर उसको, अब इसका फॉल्ट का हल क्या करें, जाके ब्रेकर चेंज कर दें? नो, फॉल्ट तो कोई और है। यहाँ से देखें फॉल्ट डायग्नोसिस। अब आप में से ब्रेकर बार बार ट्रिप कर रहे हो जी, ब्रेकर खराब है, आप जाए ब्रेकर चेंज करेंगे, सारा दिन लगा के ब्रेकर चेंज करेंगे, 2-4 चीज़ें और भी वहाँ ख़राब कर देंगे, एक चीज़ ठीक करने जाओ 3 और ख़राब हो जाती हैं। इस तरह की हमारी माशाल्लाह वहाँ में एक चीज़ ठीक करने जाती है 2-4 और ख़राब करके आ जाती है। तो अब फिर नया ब्रेकर लगा दिया, फिर रात हो गई, फिर चलाया, फिर ब्रेकर ठक। तो क्या फॉल्ट क्या ब्रेकर में था? ब्रेकर तो सही काम कर रहा है, आपने अभी उसको चेंज कर दिया। फॉल्ट तो मोटर के अंदर है ना, वो जो उसका रोटर जाम है, उसके आगे जो कंप्रेसर लगा है वही नहीं हिल रहा आपका, वही जाम है, सही है। तो ये होता है लॉक्ड रोटर रेस्ट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Starting characteristics of a squirrel cage motor stator of an induction motor is connected to a three-phase rotor is locked in a stationary position. Revolving magnetic field produced by the stator cuts across the rotor bars and induces a voltage in all the conducting bars। ये वही बात बार बार आ रही है कि कैसे इंडक्शन मोटर कैसे चलती है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। This induced voltage is AC because of the rapid succession of time varying flux from north to south and to north। ट्रांसफार्मर देखें लिखा हुआ ट्रांसफार्मर एक्शन, यानी आपको मैंने बताया ये क्या है। देखें ट्रांसफार्मर क्या कोई हिल रहा होता है, बड़ा होता है, उसमें फिर कहाँ से चेंज पैदा हो रही है, AC की वजह से। प्राइमरी कॉइल में AC, आप ट्रांसफार्मर DC पे नहीं काम करता, चेंज खत्म हो जाएगा ना, फेराडे लॉ नाकाम हो जाएगा, तो उसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF होगी। यानी प्राइमरी कॉइल को आप AC दोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो जब सेकेंडरी से लिंक करेगा तो वहां पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। मोटर में क्या हो रहा है, मोटर में आप उसको स्टेटर को 3 फेज दे रहे हो, जिसके नतीजे में क्या हो रही है, एक 3 फेज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अंदर जो रोटर पड़ा हुआ है वो एक शॉर्टेड वाइंडिंग है, उसको जब उसमें वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी तो उसमें करंट पैदा होगा। पहले कैसे पैदा होगा, पहले वोल्टेज इंड्यूस होगा, चूंकि वो शॉर्ट है तो वो करंट में बदल जाएगा। जब वो करंट में बदलेगा फिर उस पर फोर्स अमल करेगी, और फोर्स क्या करेगी, टॉर्क बना देगी, टॉर्क बनाएगी और मोटर आपकी घूमना शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली इसका असूल है।
डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आप कह लें इसको। The starting characteristics of a squirrel gauge motor, the frequency of the induced voltage depends on the number of north and south poles that sweep across the conductor per second. At zero speed, it is equal to the source frequency. End rings form a three-phase short circuit, and the induced voltage drives a large current through all the bars, hundreds of amperes. Large currents react with the stator magnetic field, creating strong forces. The sum of all the mechanical forces produce a torque on the rotor. As soon as the rotor is released, the torque causes rapid acceleration in the direction of the rotating flux. यानी जो rotating magnetic field की direction होगी उसी direction में आपका rotor घूमेगा, सही है। अगर वो clockwise है तो rotor भी clockwise घूमेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो रोटर भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप फेस चेंज कर देंगे। जैसे आप फेस चेंज करेंगे फेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। फेस सीक्वेंस चेंज होगा तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन थी तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, सही है। तो द रोटर स्पीड इंक्रीजेज एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द रोटर डिमिनिशेस। अच्छा, the frequency and magnitude of the induced voltage decreases since rotor bars are being cut more slowly. As a result, the very large rotor current decreases rapidly with the increased rotor speed. The mechanical force and torque weakens. The speed continues to increase, but it will never catch up with the revolving field. तो इसी को slip कहते हैं, जो difference आता है। At synchronous speed, the rotor would no longer cut any flux. ये वही वाली बात है कि क्या रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है ना। एट सिंक्रोनस स्पीड द रोटर वुड नो लॉन्गर कट एनी फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड करंट वुड फॉल टू जीरो। द रोटर विल इमीडिएटली स्लो डाउन। अच्छा, द रोटर स्पीड इज स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड सो एज टू प्रोड्यूस अ करंट इन द रोटर बार्स एट नो लोड। द परसेंट डिफरेंस इन द स्पीड बिटवीन रोटर एंड फील्ड इज स्मॉल, यूजुअली लेस देन 0.1%। 0.1% का क्या मतलब है? 100 में 0.1, 0.1%, 0.001, सही है। 0.1 इतना कम फर्क होगा, ठीक है। तो अब मैकेनिकल लोड इज कनेक्टेड टू द रोटर से, जैसे आप उस मोटर के साथ लोड कनेक्ट करेंगे, कोई पंप लगाएंगे, कोई ब्लोअर लगाएंगे, ठीक है, या कोई कंप्रेसर लगाएंगे मोटर के साथ, सही है, कोई उस पर लोड लगाएंगे या कोई कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे, जैसे उस मोटर पे आप लोड डालेंगे तो क्या होगा कि a counter torque causes a decrease in the rotor kinetic energy and slow down of the rotor speed. The relative speed between the rotor and the rotating flux increase, यानी स्लिप आपकी बढ़ जाएगी ना, रोटर की स्पीड ns के बराबर नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो the flux cuts the conducting bars at a higher and higher rate. Frequency and magnitude of the induced voltage increases, ठीक है। Larger induced voltage drive more current in the rotor. Current and flux react to produce greater drive torque. The rotor speed and mechanical load will reach a state of equilibrium. The motor torque will equal the load counter torque. इस तरह से मोटर अपने लोड को मैनेज करेगी जब उस पर आप लोड ज़्यादा डालेंगे। अच्छा जी, उसके बाद द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट अंडर नॉर्मल लोड्स। इंडक्शन मोटर्स रन वेरी क्लोज टू द सिंक्रोनियस स्पीड एट फुल लोड। द स्लिप फॉर द मोटर 1000 किलोवाट, यानी 1000 किलोवाट की मोटर, बहुत बड़ी मोटर है ये, 1 मेगावाट की मोटर है, सही है, 1000 किलोवाट। और मोर रेयरली एक्सीड 0.5% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। फॉर स्मॉल मोटर्स जो 10 किलोवाट और लेस, द स्लिपेज इज लेस देन 5% से कम होती है स्लिप। तो देयरफॉर द इंडक्शन मोटर्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट स्पीड मशीन्स। इनके स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा सा ही फ़र्क है, बाकी ये कांस्टेंट स्पीड होती है। अच्छा, और अगर आपने इसको वेरिएबल, अब कांस्टेंट स्पीड का देखें नुकसान क्या होता है। देखें आप, अब आपके घर का पंप है, ये ऐसे ही जैसे जहाज़ उड़ के सीधा या 7वें आसमान को पहुंच जाए, कितनी एनर्जी लेगा। ये ऐसे ही जब मोटर चलती है ना, अगर 10 एम्पेयर की मोटर का भी नोट कीजिएगा घर में, मीटर लगा के ना देखिएगा, स्टार्ट में जब पंप चलता है कितना करंट लेता है आपका। 9 एम्पेयर का करंट होगा, पंप है ना, वो 30-35 एम्पेयर जाता है, ऐसे जाती है पल्स, फिर नॉर्मल होती है, समझ रहे बात को। 4-5 गुना यानी 5 टाइम्स नॉर्मली ज़्यादा करंट लेती है मोटर स्टार्ट में। क्यों? मोटर यकदम 0 आरपीएम से डायरेक्ट 1500 आरपीएम की तरफ जाती है। 1500 तो थोड़ा सा कम, 1470 आरपीएम कहने आप, 4 पोल है ना, तो 1470 आरपीएम समथिंग। यानी ऐसे ही जैसे जहाज 0 से उठ के एकदम 7वें आसमान को ऐसा टॉ करके, इसको कहते हैं वाटर हैमर, एक टर्म यूज होती है वाटर हैमर, थोड़ा बचता है पानी का, टॉ ऐसे बैठी है आराम से 0 आरपीएम एकदम टॉ, तो भाई अच्छा खासा फिर जिसको कहते हैं ना वो करंट खींचती है ठीक ठाक। तो इसका हल क्या है, आप जो इन्वर्टर होते हैं, जो इन्वर्टर सिस्टम है या VFD के, वो ऐसे करता है, मोटर को यकदम नहीं 0 से लेके था, मोटर को आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करता है, भैया आराम आराम से कर लो स्टार्ट, ठीक है। 100 RPM, 200, 300, 400, तो क्या वो करंट आप खींचेंगे इतना, और आराम आराम से स्टार्ट होगी।
जी हाँ, लोड इस तरह का हो कि लोड भी उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो सकता हो, यानी 100 आरपीएम पे मोटर, ऐसा ना हो कि मोटर ही बैठ जाए, लोड ड्राइव ही नहीं कर पाए। तो वो अपने टॉर्क का भी हिसाब रखना है कि मोटर पे कौन सा आपने कंपोनेंट कनेक्ट किया हुआ है। तो नहीं हो, यहाँ से फिर क्या, तो यहाँ से एनर्जी सेविंग होती है आईपीसी में, ये मैं करवाता हूँ, और ये अगेन इसकी लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। एनर्जी सेविंग्स ड्राइव लगाने का एक ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट, ये जो सेठ हजरात हमारे यहाँ पे मिल ओनर्स है, वो क्यों इन्वर्टर्स क्या कहते हैं, जहाँ भी मोटर में लेगे अगर इन्वर्टर ला दो, वो क्यों लगा दें, उससे उनकी एनर्जी बचती है। वो फिर मैं आपको उसमें इंशाल्लाह करवाऊंगा। टॉर्क पे डिपेंड करता है, वेरिएबल टॉर्क लोड, कांस्टेंट टॉर्क लोड, कांस्टेंट पावर। वेरिएबल टॉर्क लोड में अच्छी खासी एनर्जी बचती है, यानी 100 किलोवाट की मोटर सिर्फ तकरीबन कोई 30 किलोवाट ले रही होती है, यानी इतनी ह्यूज एनर्जी सेविंग होती है। ये ऐसे जैसे लाख रुपए का बिल आपका 30,000 कराएगा, वो कैसे हो रहा है, वो उस वक्त मैं कराऊंगा, वीडियो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहते हैं। पावर 3 होता है उसमें। दूसरा क्या आता है, कांस्टेंट टॉर्क, उसमें पावर हट जाती है, पावर 1 हो जाती है, लेकिन सेविंग उसमें भी होती है। फिर तीसरा टाइप होता है कांस्टेंट पावर, उसमें सेविंग नहीं होती क्योंकि वो है कांस्टेंट पावर है, उसमें क्या सेविंग होगी। तो एनीहाउ, a 6-pole induction motor is excited by a 3-phase 60 Hz source. Its the full load speed is 1140 rpm. Calculate the slip. 6-pole induction motor is excited by 3-phase 60 Hz. 60 Hz यानी F आपके पास आ गया, ठीक है 60, और नंबर ऑफ पोल्स कितने आ गए, 6 आ गए, तो 120 F ओवर P। यहाँ से आप अपना NS निकालें। फुल लोड स्पीड उसकी दी है 1140। पहले आप NS निकालें, NS माइनस 120F, ये 120F ओवर P, देखें 120F ओवर से आपकी NS निकलेगी, NS माइनस दिस RPM डिवाइडेड बाय NS विल गिव यू स्लिप। सही है, तो इसमें सिंक्रोनस स्पीड क्या है जी, 120F ओवर P, 120 60 ओवर P कितना है 6, 1200 RPM क्या है इसकी NS है, तो 1200 माइनस 1140 तकसीम 1200, 1200 माइनस 1140 तकसीम 1200 कितना आ गया आपके पास, 5%। कितना है, 5%। ज़रा 100 भी करना है उसमें, मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 भी है, ठीक है, तो ये आपका 5% आ जाएगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर 0.05 आएगा। सही है, अच्छा जी आगे चलते हैं। द वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी इंड्यूस्ड इन द रोटर बोथ डिपेंड अपॉन द स्लिप। अच्छा, अब देखें, एक तो मैंने फिर आपको बताया था कि ये ट्रांसफार्मर ही है, ये एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है, तो इसमें भी इंडक्शन होगी। इसमें जो सेकेंडरी है वो क्या है, रोटर है। रोटर के अंदर जो इंडक्शन हो रही है उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है। सही है, उसका फार्मूला क्या होता है कि F2, यानी FR भी कहते हैं इसको, कई बुक्स में FR भी कहते हैं, F2 भी कहते हैं। F2 इज इक्वल टू SF, S इज स्लिप, यानी अब इस केस में F कितना था 60, उसको ज़रब दें 0.05 से, देखें कितना आता है, 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज आएगा ना। तो आपका जो रोटर है उस पर 3 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इंड्यूस हो रही है। F2 इज इक्वल टू SF, तो E2 इज इक्वल टू S इंटू EOC अप्रोक्सीमेटली। तो F2 इज द फ्रिक्वेंसी इन वोल्टेज करंट इन द रोटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन में आपको आगे करवाऊंगा भी, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल में चीज़ें पूछी जाती हैं कि फ्रिक्वेंसी रोटर की बताएं, रोटर के इंड्यूस वोल्टेज बताएं, तो ये फार्मूला लगाना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स, S इज द स्लिप, E2 इज द वोल्टेज इंड्यूस इन द रोटर, एंड EOC इज द ओपन सर्किट वोल्टेज इंड्यूस इन द रोटर एट रेस्ट। रेस्ट पे कितना है जो पैदा हो रहे हैं, EOC, ठीक है, और E2 इज इक्वल टू S इंटू EOC। ये फार्मूले हैं भाई आपके रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज इंड्यूस हो रही है उसके फार्मूले। स्लिप डिपेंडेंट, तो 6-pole wound rotor induction motor of the previous example is excited by 3-phase 60 Hz source. Calculate the frequency of the rotor. तो आप वो निकाल लें, रोटर n, पहले n निकाले, 120 F ओवर P, 1200 RPM थी। स्टैंड स्टिल के ऊपर क्या थी, स्टैंड स्टिल का क्या मतलब है, मोटर अभी साकिन है। जब स्टैंड स्टिल है, साकिन है, तो n क्या होगा, 0। 0 के अंदर अब आप स्लिप आपकी क्या होगी, 1, हाँ 0 पे देखना, 1200 माइनस 0 ओवर 1200, स्लिप 1 हो गई, 100% हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड करंट F2 इज इक्वल टू SF, तो F2 इज इक्वल टू SF, S कितना है 1 इंटू 60 हर्ट्ज। तो 60 हर्ट्ज जो है वो स्टैंड स्टिल के अंदर है। स्टैंड स्टिल मीन्स आपकी मोटर क्या है, साकिन है, उसके ऊपर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर एट द स्टैंड स्टिल, ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या था, स्टैंड स्टिल के ऊपर निकालें। तो स्टैंड स्टिल का मतलब क्या है कि NR इज इक्वल टू 0, रोटर की स्पीड क्या है, 0 है। स्टैंड स्टिल का मतलब है साकिन, सही है, साकिन जैसे आप अभी स्टैंड स्टिल है, ठीक है, n क्या है आपका 0 है।
ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर व्हेन द मोटर इज रनिंग टर्निंग एट 500 आरपीएम इन द सेम डायरेक्शन एज द, अब देखें 1200 है, 1200 माइनस 500 तकसीम 1200 उसे निकालें स्लिप, सही है, 1200 माइनस एनआर 500 तकसीम 1200 उससे ज़रब 100, उससे आप स्लिप निकालें, ज़रब 100 ना करें वैसे निकालें पॉइंट्स के अंदर, उसको ज़रब देने 60 हर्ट्ज से, वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये आपकी स्लिप आती है 0.583, 1200 माइनस 500 ओवर 1200, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज रोटर करंट कितने आ जाएगा, एफ 0.58 इंटू 60 कितने बन रहा है 35 हर्ट्ज। अच्छा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट व्हेन द मोटर इज टर्निंग इन 5 आरपीएम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रिवॉल्विंग फील्ड। अच्छा, अब देखें जरा, रिवॉल्विंग फील्ड के मोटर अगर आपने ऑपोजिट घुमा दी है, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, द मोटर स्पीड एन इज नेगेटिव, अब वो क्या है, क्योंकि ऑपोजिट घुमा रहे हो ना, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है 1200 आरपीएम पे जा रही है ना क्लॉकवाइज, इसको आपने उल्टा घुमा दिया, अगर उल्टा घुमा दिया तो क्या हो जाएगा -500 आरपीएम। ठीक है, अब देखा उसको करें 1200 माइनस इंटू -500 क्या हो जाएगा 1200 प्लस 500, ठीक है, तकसीम 1200, ये बन जाएगी आपकी स्लिप ग्रेटर 1.417। अच्छा, ये चीज़ भी यूज़ होती है आगे, ये भी आपको आगे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि इसमें आरपीएम ये स्लिप का जो है वो किस तरह से आगे, ये आगे टॉपिक आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी समझें कि आपने मोटर को उल्टा घुमा दिया है 500 आरपीएम पे, तो एन क्या हो जाएगा माइनस, देखें अगर इस तरफ करंट कितना है 2 एम्पियर, तो इस तरफ कितना जा रहा है -2 एम्पियर, तो अगर इधर 500 है तो इधर कितना है -500, तो 1200 माइनस इंटू -500 क्या हो जाएगा 1200 प्लस 500, ठीक है, 1200 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1200 दैट इज s इक्वल टू 1.417। अ स्लिप ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज दैट द मोटर इज ऑपरेटिंग एज अ ब्रेक, यानी इसको आप ब्रेकिंग कर रहे हैं ना, ऑपोजिट मोटर को चला रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड रोटर अब क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगी, एस एफ 85 हर्ट्ज हो जाएगी अब। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर, जो रोटर पे वोल्टेज इंड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हैं कैसे फ़र्क पड़ रहा है। 0 हर्ट्ज यानी 0 आरपीएम पे कितना है 500 पे हमने देखा, -500 पे भी हमने देखा, ठीक है, गुड क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट व्हेन द मोटर इज टर्निंग एट 2000 आरपीएम इन द सेम डायरेक्शन एज द रिवॉल्विंग फील्ड। तो अब पुट कर दें एन एस इज इक्वल टू, एन एस 1200 है, 1200 माइनस 2000, अब देखिए क्या आता है। अब आते स्लिप नेगेटिव आ रही है -0.667, तो नेगेटिव स्लिप इंप्लाइज दैट द मोटर इज एक्चुअली ऑपरेटिंग एज अ जनरेटर, यानी मोटर आपकी अब जनरेटर के तौर पे चलना शुरू हो गई है, एज अ जनरेटर बिहेव कर रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंड्यूस्ड वोल्टेज और रोटर की F2 इक्वल टू SF -0.667 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू -40 हर्ट्ज। अच्छा जी, अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स दैट द फेज सीक्वेंस ऑफ द वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द रोटर वाइंडिंग्स इज रिवर्स्ड, ठीक है। If the phase sequence of the rotor voltages is reversed ABC when the frequency is positive, the phase sequence is ACB when the frequency is negative, सही है। On a frequency meter, a negative frequency gives the same reading as the positive frequency. Consequently, the frequency is simply 40 Hz. Basically, वो जो negative आ रहा है वो phase sequence का कह रहा है, मतलब है, लेकिन रहेगा magnitude इसका कितना है 40 Hz है। तो अब स्केरल मोटर एट नो लोड, स्टेटर नो लोड करंट इज 0.3, ठीक है। अच्छा, 0.5 पर यूनिट ऑफ द फुल लोड करंट। नो लोड करंट इज लाइक एक्साइटेशन करंट इन द ट्रांसफार्मर। नो लोड करंट, नो लोड यानी आपने मोटर पे कोई लोड नहीं कनेक्ट किया, ठीक है, तो उस सूरत में ऐसे ही जैसे आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर कोई लोड ही कनेक्ट नहीं है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है। नो लोड टेस्ट नहीं होता था ट्रांसफार्मर का, जिसपे आप वो क्या निकालते थे नो लोड टेस्ट से, कौन से लॉसेस आपका निकल, कोर लॉसेस, कोर लॉस आप निकालते होते थे। तो अब देखें, नो लोड करंट इज लाइक द एक्साइटेशन करंट इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो नो लोड करंट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दैट क्रिएट्स द रिवॉल्विंग फ्लक्स एंड इट इज द म्यूचुअल फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो a small active component that supplies the windage and frictional losses in the rotor and iron and copper losses in the stator। तो यानी इसमें जो मोटर के साथ लोड कनेक्ट नहीं है, तो अब बेसिकली आपके लॉसेस, ये आगे क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, हम आगे करेंगे मोटर के लॉस कैलकुलेट करना। यानी आपने जितनी इनपुट पावर दी है, एक है इनपुट पावर जो आप मोटर को दे रहे हो सप्लाई लगा के, एक है अल्टीमेट फाइनल पावर जो मोटर की शाफ्ट पावर है जो आपको मिल रही है, क्या वो इससे ज्यादा होगी, क्या होगी, कम होगी। आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है। क्यों कम है, लॉसेस, किसकी वजह से, लॉसेस, क्योंकि ये मोटर है,
ये भी अगेन ट्रांसफार्मर की तरह के इसमें लॉसेस होंगे, कोर लॉस भी इसके अंदर होगा, इसमें चूंकि वाइंडिंग है इसमें कॉपर लॉस भी आ जाएगा, फिर इसमें एक और लॉस आएगा। आप देखें इसको विंडेज लॉस कहेंगे, विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस भी होगा। विंडेज लॉस में देखें ना, सारी देखिए पावर बेसिकली आप दे रहे हैं स्टेटर को, वहां से इंडक्शन के बाद रोटर को जा रही है ना, तो उसमें जो एयर गैप है वहां भी तो पावर लॉस आएगा ना, एयर गैप पावर, यानी वहां से सारी की सारी पावर नहीं आगे जाएगी रोटर को, थोड़ा सा लॉस होगा उसमें, ठीक है। तो वैसे इंडक्शन मोटर्स की अच्छी खासी एफिशिएंसी होती है, 98% तक चली जाती है, तो अच्छी एफिशिएंसी होती है इंडक्शन मोटर्स की, ऐसी बात नहीं है बुरी एफिशिएंसी नहीं होती, अच्छी एफिशिएंसी होती है, लेकिन लॉसेज होते हैं, 100% नहीं हो सकती, लॉसेज होंगे, ठीक है। तो a small active component that supplies the windage and friction losses in the rotor and iron copper losses in the stator, ठीक है। देखें विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज इन द रोटर, क्योंकि रोटर घूम रहा है ना, उसमें विंडेज लॉस भी हो रहा है और फ्रिक्शन वाला लॉस भी हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना वो कौन सा कोई साखन पड़ा हुआ है, मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, कुछ एनर्जी तो जाया करेगा ना अपनी, मूविंग है, मूवमेंट के अंदर। तो फ्रिक्शन लॉसेज एंड जो विंडेज लॉसेज है एंड आयरन कॉपर लॉसेज इन द स्टेटर, स्टेटर साकन बड़ा, उसमें कौन से लॉस है, उसका जो अपना कोर लॉस स्टेटर का, और जिसको आयरन लॉस कहेंगे हम, दूसरा क्या है कॉपर लॉस जो उसकी वाइंडिंग का लॉस है, ठीक है। कंसिडरेबल रिएक्टिव पावर इज नीडेड टू क्रिएट द रिवॉल्विंग फ्लक्स, टू कीप द रिएक्टिव पावर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स, ठीक है। द एयर गैप इज मेड एज स्मॉल एज मैकेनिकल टॉलरेंस विल परमिट ड्यू टू द रिएक्टिव पावर, यानी कम से कम हमारी कोशिश यही होती है कि गैप कम से कम रखें, गैप अगर ज्यादा रखोगे तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा ना। रोटेटर भाई, रोटर अलहदा पड़ा है स्टेटर से, वो घूम रहा है, सही है, स्टेटर पे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, रिवॉल्विंग इंडक्शन के थ्रू रोटर घूम रहा है ना, तो कोशिश हमारी होगी एयर गैप कम से कम हो, लेकिन एक लिमिट हो सी, इतना कम तो नहीं कर सकते बड़ा टच ही कर जाए, भाई कम से कम रखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हमें रखना पड़ेगा जो उसमें अलाउबल है, मैक्सिमम अलाउबल। तो एज स्मॉल एज मैकेनिकल टॉलरेंस विल परमिट ड्यू टू द रिएक्टिव पावर, द पावर फैक्टर एट नो लोड विल बी वेरी लो, लो लोड पे पावर फैक्टर आपका काफ़ी कम होता है, बिकॉज वो किस्म का आपका वही लोड है, एक इंडक्टिव लोड टाइप चीज़ बन रही है, सही है। तो इट विल बी 0.2 फॉर द स्मॉल एंड 0.05 फॉर द लार्ज मशीन, यानी नो लोड के ऊपर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर पुअर होता है, ये जहन में रखना आपने। इस ये किया एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर, लोड डाल दी जाओगे, इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। कहाँ तक जाता है लैब के अंदर, कहाँ तक गया आपका पावर, 0.9 तक चला गया था, अच्छा लोड डालने से, ठीक, गुड, फुल लोड के ऊपर। द करंट इन द रोटर प्रोड्यूसेस एमएमएफ which tends to change the mutual flux. Opposing leakage flux is set up in the stator flux phi f1 and rotor phi f2. Opposing mmfs of the rotor and stator are similar to the leakage flux in the transformer. अच्छा जी, total reactive power needed to produce these three fluxes is slightly greater than no load. The active power kilowatt absorbs increases in almost direct proportion to the mechanical load. The power factor of the motor improves dramatically as the mechanical load increases. जैसे जैसे आप इस पे लोड बढ़ाते जाएंगे, इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। At full load it is 0.8 to 0.9. Efficiency at the full load is 98%. 98% और ट्रांसफार्मर की भी अच्छी खासी एफिशिएंसी होती है, 98-99%। अच्छा जी, लॉक्ड रोटर तो बेसिकली क्या है, इंडक्शन मोटर एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, स्टेटर, वो क्या है 3 फेज या पॉली फेज होगी। अच्छा, आप जो घरों के पंप होते हैं वो सिंगल फेज होते हैं, उनमें एक कैपेसिटर लगा होता है, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में करवाऊंगा कि वो क्या काम कर रहा होता है, वो पॉली फेज बना रहा होता है, सिंगल फेज को पॉली फेज बना रहा होता है, क्योंकि यू नीड अ पॉली फेज फॉर अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर सिंगल फेज है तो पल्सेटिंग होगी ना, पल्सेट करेगी वो, या यहाँ या यहाँ यहाँ वो पल्सेट करेगी। अच्छा जी, लॉक्ड रोटर करंट इज 5 to 6 times of the full load current. ISKR losses are 25 to 36 times higher than normal. The rotor should never remain locked for more than few seconds. Mechanical power at standstill is 0 but develops a very strong torque. वही हमारे पास होता था, हमारी कंप्रेसर की मोटर थी, उसका ब्रेकर ट्रिप कर रहा था, तो वो लॉक्ड रोटर पे गई हुई थी मोटर बेसिकली। ये वहाँ प्रैक्टिकली मुझे हमारे वहाँ पे एक थे महमूद, उसने ये चीज़ सिखाई थी महमूद ने, कि भाई ये देखे अरसलान ये क्या हो रहा है, मैंने कहा यार ब्रेकर ख़राब है, नहीं भाई ये मोटर लॉक रोटर है, इस वक्त ये ह्यूज करंट खींच रही, तो वो ब्रेकर बंद था, नहीं तो हमारे दिन में तो जाकर ब्रेकर चेंज कर, ब्रेकर ख़राब हो गया। नो नो नो। अच्छा जी, मैकेनिकल पावर एट स्टैंड स्टिल इज 0 बट डेवलप्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉर्क. पावर फैक्टर इज लो ड्यू टू रिएक्टिव पावर नीडेड टू प्रोड्यूस
द लीकेज फ्लक्स। द फुल लोड करंट ऑफ अ 3 फेज मोटर कितना होगा जी, I इज इक्वल टू 600 टाइम्स PH ओवर E। I इज फुल लोड करंट, PH इज द आउटपुट पावर इन हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर के अंदर है, और E आपका क्या है, रेटेड लाइन करंट। बाकी इसके फर्दर एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।